पिछली क्लास में पढ़ लिया हमने क्या? मैंने आपको बता दिया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्लियर है? दो लाइनें देखो, मैंने आपको बताया था यदि कोई आवेश Q कितने वेग से, v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है कितने कोण पर? थीटा कोण पर, तो उस पर एक बल लगने लग जाता है। बल का नाम हो गया ये F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया कि जो F वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो V वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। कितने डिग्री पर होगी? 90 डिग्री पर। आपको याद होना चाहिए V क्रॉस B कैसे निकालते हैं। हम दाहिने हाथ की चारों उंगलियां क्या रखेंगे ले जाकर V के ऊपर, V को घुमाकर किसकी तरफ ले जाएंगे? B की तरफ। B कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो अंगूठा जिधर आएगा वो किसकी दिशा में आएगा? अंगूठा किसकी दिशा में आएगा? अंगूठा किसकी दिशा में आएगा? बल की दिशा में। अंगूठा किसकी दिशा में आएगा? बल की दिशा में। समझ में आया ना कुछ? मतलब मैं बल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बल की। इसमें धारा कहीं नहीं है, तो धारा से बाहर निकलिए। किससे बाहर निकलिए? धारा से। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, मर्जी आए जो ही बोल रहे हैं। धारा है ही नहीं इसमें, धारा है ही नहीं इसमें। और इसको जब आप इसको खोलेंगे तो यह F बराबर आ जाता है QEB इंटू साइन थीटा। साइन क्यों? क्योंकि ये कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में साइन थीटा आता है, डायरेक्शन भी आएगी, आयन कैप वगैरह लगा लेंगे। बिना डायरेक्शन के तो होगा भी नहीं, ये पता है आपको। वेक्टर लगाओगे तो डायरेक्शन लगा देना, अगर केवल मोड की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन को हटा देना, है ना। केवल परिमाण। ये तो बात हो गई बल की। और अगर इस बल के साथ में लगने लग जाए विद्युत बल, क्या स्थिर विद्युत बल, समझ में आ रहा है? चुंबकीय बल को कह देते थे Fb और स्थिर विद्युत बल को कह देते थे Fe। Fe की वैल्यू होती है Q इंटू ई, और वेक्टर लगाओगे तो यहां वेक्टर लगेगा, इसके सर पे इधर वेक्टर लगेगा। बोलो हाँ या ना। और Fb की वैल्यू में वेक्टर आपको पता ही है, Fb की इधर कितना आ जाएगा? Fb की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? तो कुल मिलाकर F बराबर आ जाएगा F वेक्टर बराबर Fb वेक्टर प्लस ऑफ Fe वेक्टर। ये जो टोटल बल होता है इसमें Fb की वैल्यू पुट कर देना, Q इंटू वी क्रॉस बी। नहीं आ रहा समझ में? ये वैल्यू आ जाएगी Q इंटू वी क्रॉस बी, और ये आ जाएगी वैल्यू QE। ये जो टोटल आता है परिणामी बल, इसी को कहते हैं कौन सा बल? लॉरेंज बल। बात समझ में आ गई? अब अपने को पढ़ना है क्या? बायो सावर्ट का नियम। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम क्या काम आएगा? बायो सावर्ट का नियम ही है जो चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी वैल्यू देता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर देगा आपको। बायो सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र देगा आपको, है ना। ये तो पहले ही बता दिया था। किसने बता दिया? ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने ये तो पहले ही बता दिया था कि एक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यदि उस तार में क्या बह रही है? धारा बह रही है। तो ओरस्टेड ने पहले ही बता दिया। लेकिन वो होगा कितना? कितना होगा वो कौन निकाल करके दे रहा है? बायो सावर्ट। इसने एक सूत्र उत्पन्न किया है, कुछ प्रैक्टिकल रिलेशंस निकाले, वो हम लिखने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हो गया बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट ने क्या बताया था? एक धारावाही अल्पांश के कारण इसने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल करके दिया था। इसने क्या कहा? ये देखो क्या है, ये एक धारावाही अल्पांश है जिसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। इस तार के ऊपर एक अल्पांश लिया था हमने, छोटा टुकड़ा ले लेते हैं ये, और इस छोटे टुकड़े की लेंथ कितनी ले लेते हैं? dl। मैंने बताया था आपको। इसमें धारा बह रही है ऐसे ऊपर की ओर। dl एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, अल्पांश लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर है? ऊपर की ओर। ये आपको याद करना है। dl वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेंगे? धारा की दिशा में। तो अगर ये डायरेक्शन है तो ये वेक्टर लगा दो इस पे। बोलो वेक्टर है कि नहीं है? ये अल्पांश। और उसने क्या बताया कि यहां से एक बिंदु लेंगे और ऐसे एक लाइन खींचकर r दूरी पर, इस बिंदु से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P लिया था उसने। उस बिंदु P पर उसको क्या निकालनी थी? उसको ये निकालना था कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसका परिमाण निकालना था उसको।
समझ में आया? पहले तो मेरे को दिशा बताओ, देखा बिंदु P पर दिशा क्या होगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्रॉस आएगा? नहीं आएगा क्रॉस? कोई बात नहीं, मेरे को पता है क्या आएगा, क्रॉस आएगा। मेरे को पता है, मैं लिख देता हूं, है ना। आपको जब पता लग जाए तो आप निकाल लेना। ये नियम पढ़ाए हुए 3 दिन हो गए मेरे को, और आपको अभी तक क्या पता नहीं लग रही है? दिशा। मैंने आपको बताया था कि दाहिने हाथ के नियम से इस तार को ऐसे पकड़ेंगे, इस तार को ऐसे पकड़ेंगे कि अंगूठा किधर रहना चाहिए? धारा की दिशा में। तो ऐसे पकड़ लिया मैंने, इस साइड उंगलियां किधर जा रही हैं? अंदर की ओर। और अंदर की ओर का मतलब ये क्या आएगा? क्रॉस। और पीछे से उंगलियां निकलकर बाहर आएंगी, ये क्या आएगा? डॉट। डॉट का मतलब बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर ये दिशा ऐसी हो जाए तो इस साइड कौन आ जाएगा? डॉट। इधर कौन आ जाएगा? क्रॉस। बदल जाएगा, इतना ही और है क्या इसमें? समझ में आया? तो पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? क्रॉस, अंदर की ओर। बोलो हाँ या ना। इस बिंदु P का स्थिति सदिश है ये। अगर इस बिंदु को मैं मूल बिंदु बना दूं ना, इस बिंदु को मूल बिंदु बना देते हैं। मूल बिंदु से एक सदिश तो ऊपर चला गया धारा की दिशा में, जिसको बोल दिया डीएल वेक्टर। डीएल कौन है? पूरे तार में से एक अल्पांश काट लिया, छोटी लंबाई डीएल का। समझ में आया? पूरे तार की लंबाई में से छोटा तार निकाल लिया, और ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी मूल बिंदु से इस साइड। क्लियर है? और आर वेक्टर मान लीजिए डीएल वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो बायो सावर्ट ने बताया कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अल्पांश है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प होगा, कम होगा। और चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया किससे दर्शाते हैं? बी से। तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र को मैं किससे दर्शा दूंगा? डीबी से। समझ में आया? तो बायो सावर्ट ने क्या बताया कि यहां पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अल्प, वो प्रोपोर्शनल होता है अल्पांश की लंबाई के। समीकरण नंबर 1। उसने दूसरी बात बताई कि डीबी समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित धारा के। समीकरण नंबर 2। तीसरी बात बताई कि डीबी समानुपाती होता है साइन थीटा के। थीटा कौन है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में बनने वाला कोण, और उसको कहते हैं कोण की ज्या। साइन थीटा को क्या कहते हैं? उस कोण की ज्या। समीकरण नंबर 3। और डीबी समानुपाती आ जाएगा 1/r²। जितनी ज्यादा दूरी पर जाएंगे आप इस तार से, चुंबकीय क्षेत्र का मान वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कम होता चला जाएगा। समीकरण नंबर 4। तीनों समीकरणों को उसने मर्ज किया, एक जगह लिख दिया। एक जगह लिखने के बाद में आ गया उसके पास में डीबी बराबर, डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा और बटे में r²। ये आ गया उसके पास। समानुपाती का चिन्ह हटाओ, क्या लगा हुआ नियतांक। तो डीबी की वैल्यू आ गई उसके पास में μ0/4 और आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। समझ में आया? और μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 कौन है? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नोट याद है? उसी तरह है निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान कितना होता है अभी निकाल सकते हैं आप। इसका मान यूज है जो है, कौन से मान को यूज में लेना है अपने को? इसकी वैल्यू देखो, कंप्लीट नियतांक की वैल्यू होती है μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। याद करना है, नियतांक याद ही करोगे, इसको करोगे। और समझ में आ रहा है? μ0/4 की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻7। मात्रक मुझे आप बताएंगे इसका। μ0/4 का मात्रक क्या होना चाहिए? है कोई जो बता सकता है? μ0/4 का मात्रक क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताओ डीबी का मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्लियर है? ये टेस्ला, आर आर एक दूरी है, मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और ऐसे देखा जाए तो डीएल ऊपर, आर नीचे, मीटर मीटर स्क्वायर। डीएल डीएल भी मीटर में आएगा, r² मीटर स्क्वायर।
1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। आई कौन है? धारा, बना देंगे इसको एम्पियर, नीचे आ जाएगा इधर, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा देखो, टेस्ला इनटू, ये मीटर नीचे बच गया, अकेला मीटर, 1 मीटर ऊपर से कट गया, नीचे मीटर स्क्वायर थे, तो टेस्ला इनटू मीटर, बोलो हाँ या ना? नीचे जो भी था वो सब ऊपर चला गया, और ऊपर बचेगा देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मात्रक तो निकालना ही है, और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, डीएल पहले से इंक्लूड हो चुका है, आई बच गया, आई नीचे चला जाएगा, एम्पियर। म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मात्रक होता है टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। यहां लिख रहा हूं मैं, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, बोलो हाँ या ना? ये एक नियतांक याद करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा नियम? बायो सावर्ट का नियम। एक लाइन इसके अंदर और देखेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कहीं भी वेक्टर लगा हुआ नहीं है। मैं इसी सूत्र को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, सदिश रूप में लिखना चाहता हूं। सर क्यों लिख रहे हो? अरे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो इसके सर पे वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, इसी में ऐड कर देते हैं नीचे। आप देखेंगे क्या कर रहे हैं इधर, तो इसको देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें नीचे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के देख रहे हैं कैसे आएगा। देखो मैं इसमें सदिश लगाऊं तो मैं किधर लगाऊंगा, इस साइड। अगर मैं इधर वेक्टर लगाता हूं तो इधर भी तो वेक्टर लगाना पड़ेगा ना कहीं, याद है ना? जैसे एफ पे लगाते थे, एफ पे इधर वेक्टर लगाते हैं तो इधर लगाते हैं, क्यू पे नहीं लगाते हैं, वी पे लगाते हैं, क्रॉस करके बी पे लगाते हैं। इधर वेक्टर लगा रहे हो तो इधर भी लगाओगे ना वेक्टर। तो आप इस समीकरण पे बताओ किधर किधर वेक्टर लगेगा, समझ में आ रहा है कुछ? बताओ किस पे लगाऊं। अगर डीबी पे वेक्टर लगा रहे हो तो देखो आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसके सर पे वेक्टर लगा भी मत देना क्योंकि ये सदिश राशि नहीं होती। अब ऊपर फिर बच गया डीएल, ऊपर कौन बच गया? डीएल। तो डीएल पे लगा देंगे क्योंकि ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। तो डीएल पे लगा देंगे तो फिर साइन थीटा कहां जाएगा? तो इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आया? इस समीकरण को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? आर से। और अब इसको लिख देंगे, देखो डीबी बराबर, इसको लिखूंगा देखो मैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इसको लिखेंगे आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और बटे में आर क्यूब। नहीं आया समझ में? अब डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं डीएल पर आर पे वेक्टर लगा दूं, साइन थीटा इसके साथ में चल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि डीएल और आर का कौन सा गुणनफल हो रहा है? सदिश गुणनफल। नहीं आई बात समझ में? तो इसके बाद में यहां लिख रहा हूं तो फाइनल फॉर्मूला आएगा, डीबी वेक्टर आ जाएगा। डीबी वेक्टर में लिखूंगा सदिश रूप में, यह आ जाएगा आई डीएल क्रॉस आर, है ना? म्यू नोट अपॉन 4 पाई भी लगा लेना, क्लियर है? म्यू नोट को पहले लगाएंगे, देखो किधर लगाएंगे, पहले लगाएंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। समझ में आया? ये इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब आपसे पूछे कि सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी तार के कारण, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन। नहीं है बात समझ में? इस बोर्ड के अंदर जो डायग्राम बनाया था इसमें डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगा कौन? डीबी। और डीबी देखो आपको मैंने बताया था, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का जो आंसर आता है वो उन दोनों सदिशों के ही लंबवत होता है। अरे होता है कि नहीं होता? डीएल क्रॉस आर जो आएगा उसकी दिशा डीएल के भी लंबवत होगी और आर के भी लंबवत होगी, याद है? अरे भाई मैंने आपको बताया था, देखो ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा किधर होगी? ए क्रॉस बी किधर होगा? दाहिने हाथ की 4 उंगलियां ए पर रखेंगे, किसकी तरफ ले जाएंगे? बी की। ऐसे घुमाता हूं मैं, ऐसे हाथ को ऐसे रख करके,
ऐसे किधर जा रहा है ये, बोर्ड के अंदर की ओर। अरे तो बोर्ड के अंदर की ओर जाओगे तो बोर्ड के अंदर की ओर तो ऐसे जाओगे ना, तो जब ऐसे जाओगे तो वो ए के साथ में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री, और वो बी के साथ में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी जो होगा वो ए के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा हमेशा, और बी के साथ भी कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। इधर आ जाओ, अब डीएल क्रॉस आर किसके बराबर है, बी के बराबर, डीबी के बराबर। तो डीबी वेक्टर जो होगा वो डीएल के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और आर वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। आप चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो, दिशा मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी, याद है? ये ऊपर कौन है ऐसे, अरे धारा नहीं, डीएल वेक्टर। हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स। ये हो गया कौन सा वेक्टर, डीएल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। और इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, अंदर की ओर आएगा। देखो निकाल के देख लो, अंदर की ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, हो रहा है देखो। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब डीबी वेक्टर, तो यहां डीबी वेक्टर की दिशा तो है अंदर की ओर और ये है बाहर की ओर। तो डीबी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। और यहां देखो ये डीएल वेक्टर ऊपर की ओर और अंदर की तरफ कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। एंगल कितना है दोनों, 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री रहेगा ये। समझ में आ रहा है? तो डीबी वेक्टर जो होता है वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के साथ में कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये आपका कोण कंप्लीट हो गया, बायो सावर्ट का नियम। अब आपको इसको पहले तो कॉपी करना है, पहले मैं एक आधी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर आपको इसको कॉपी करना है। ये आपका कौन सा नियम कंप्लीट हो गया, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। अब इसके बाद आ जाते हैं बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या आ जाता है, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है इसका, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक नंबर डाल करके लिखेंगे इसके अंदर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। यह हेडिंग है, ध्यान रखना, ये हेडिंग हो गई मेन। इसके अंदर पहली हेडिंग आ गई, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहली बात तो जब भी किसी धारावाही कुंडली के अंदर धारा बहेगी तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अपने को इस नियम का अनुप्रयोग करना है। ये देखो मैंने क्या माना, एक ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। कैसी कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। और ये इसमें धारा की दिशा है, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा। ये आई हो गई, इसमें किसकी दिशा, धारा की दिशा। समझ में आया? आप मेरे को इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दो। देखा एक बार मैंने आपको वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम बताया था। लंबवत बाहर की ओर होगी। वृत्तीय धाराओं का दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि चारों उंगलियां उस तरफ मुड़नी चाहिए जिधर कौन जा रही है, धारा। तो अंगूठा किधर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो धारा तो ऐसे बह रही है, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की ओर। तो सबसे बड़ी बात यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा। बोलो हाँ या ना, इस धारावाही लूप के कारण। लेकिन कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं हम। अब कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, यहां से हम ले लेंगे इस लूप की त्रिज्या, ले लेंगे कितनी, आर। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में मान लेता हूं कितना है, बी। मुझे ये बी निकालना है। समझ में आया? कैसे निकालेंगे, एक अल्पांश ले लो यहां पर। समझ में आई बात? अब आप वही बायो सावर्ट का नियम उपयोग में आएगा। इस पूरे तार के ऊपर एक छोटा सा क्या ले लेंगे, अल्पांश ले लेंगे। अब मैंने ये अल्पांश सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये अल्पांश है, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी ले लेते हैं, dl
और अल्पांश एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या लगा दूंगा dl। आप मुझे इसकी दिशा बता दो किधर है, धारा की दिशा में, अभी बताई मैंने। तो धारा किधर बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो ये कौन सा वेक्टर है, dl वेक्टर। समझ में आया, नहीं आई बात समझ में। r वेक्टर किधर आ जाएगा, r वेक्टर, अरे केंद्र पर निकालना है ना, तार से जाएगा। देखो अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर निकालते थे, तो यहां से शुरू करते थे, इधर ले जाते थे। यहां से शुरू करूंगा मैं और इधर ले जाऊंगा ऐसे। बोलो ये कौन सा वेक्टर है, r वेक्टर। नहीं यही बात समझ में, क्लियर है। अरे इस अल्पांश के कारण मेरे को यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस अल्पांश के कारण निकालना है, तो यहां से कितनी दूरी पर है वो बिंदु, r दूरी पर। ये पहले ऐसे हुआ करता था, तो ये अब ऐसे नहीं है क्या, बोलो हाँ या ना। और ये जो अल्पांश है ये वृत्त का टुकड़ा है, पहले ये बिंदु यहां लेते थे, यहां नहीं है, ये यहां है केंद्र पर। बोलो ये एंगल बताना जरा, 90 डिग्री। किसी भी वृत्त के अंदर अगर त्रिज्या बनाते हो, तो वृत्त की परिधि से वो त्रिज्या कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। यहां थीटा 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। तो मैं अब इसमें लगाऊंगा किसका नियम, बायो सावर्ट का नियम। मैं ये मान लेता हूं कि अल्पांश dB के कारण, इस अल्पांश dl के कारण बिंदु केंद्र पर, केंद्र है ये, इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो dB है। अल्पांश के लिए छोटा ही लेंगे, और dB का मान कितना आएगा, वो dB बराबर मैं लिखूंगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब r की जगह आप कैपिटल R लिखेंगे, क्योंकि मैंने त्रिज्या क्या ली है, कैपिटल R, ये लिख देंगे आप। समझ में आया। थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा कौन है, थीटा है R वेक्टर एवं dl वेक्टर के मध्य कोण, और इस स्थिति में ये बराबर आ रहा है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। समझ में आया। ये तो इस छोटे से अल्पांश के कारण है, मेरे को अल्पांश के कारण नहीं निकालना, मेरे को इस पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए निकालना है। मैं इसका दोनों तरफ क्या करूंगा, समाकलन, संपूर्ण लूप के लिए। समझ में आया। तो संपूर्ण लूप के लिए क्या लिखूंगा, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना साइन 90 हो गया, ये इसको हटा देंगे आप। यहां लिख रहा हूं मैं साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मैं यहां लिखूंगा संपूर्ण लूप के लिए, संपूर्ण लूप के लिए। और संपूर्ण लूप के लिए मैं इसका दोनों तरफ क्या करूंगा, समाकलन। तो समाकलन ऑफ dB, और ये जाएगा 0 से कहां तक, B तक। अरे मैक्सिमम वैल्यू 0 से कहां तक, B तक। B ले रखा है ना मैंने टोटल, और यहां लगा दोगे आप, देखो इसको कहां से कहां तक, म्यू नोट, और यहां लगा दोगे 4 पाई, और आई नियत है, बाहर रहेगी आई अपॉन R स्क्वायर, और इसको लिख दोगे समाकलन ऑफ dl। समझ में आया। अब समाकलन ऑफ dl को देखो आप, dl जो है वो एक अल्पांश है, छोटे से छोटा कितना होगा, 0, और अधिकतम से अधिकतम कितना हो जाएगा, 2 पाई r। ये छोटे छोटे dl जुड़ जाएंगे, तो ये पूरी वृत्त की परिधि बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, चलो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरफ लिख देंगे, है ना। या लिमिट लगाओ तो या तो दोनों तरफ लगाओ, या फिर एक तरफ भी मत लगाओ। तो मैं इसको लिख देता हूं dB, और dB को छोटे छोटे dB जोड़कर मैं किसके बराबर कर दूंगा, B के बराबर। और इधर छोटे छोटे dl जुड़ जाएंगे, किसके बराबर आएगा, 2 पाई r के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। अब आपको ध्यान से देखना है, मैं इसके नीचे 2 लाइन और लिख रहा हूं। समझ में आ रही बात। आप मुझे ये बताओ कि मैं यहां लिख रहा हूं समाकलन ऑफ dl को क्या लिखूंगा मैं, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। और समाकलन ऑफ dB को लिख देंगे
बी। क्लियर है? ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और समाकलन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई आर। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, पाई से पाई कैंसिल और ये कट जाएगी वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। डायरेक्शन आपको पता है, इस पर्टिकुलर केस के लिए डायरेक्शन रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब आपसे प्रश्न मेरा यह है कि इस लूप में धारा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज लिए कि क्लॉकवाइज लिए? ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बनाया था क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज धारा बह रही है लूप में तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाई केंद्र पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर ये दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज तो ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। बस इतना सा ही अंतर आएगा ये आपके। और एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, अब ये तो एक ही कुंडली है, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? एक। अब इसको समझिए आप, हमने सिर्फ एक कॉपर के तार को ऐसे घुमाकर कितना क्या कौन सा रूप दे रखा है? वर्ताकार लूप। लेकिन उसमें है कितने तार? केवल एक। एक तार के लिए ये। और यदि आपने कुंडली बना दी और इसमें 10-20 तार लपेट दी एक जगह ऐसे वर्ताकार और 10 तार एक जगह कर दिए, और अब कोई पूछे कि 10 तार एक जगह, 10 फेरे हो गए, 10 फेरे एक जगह है, तो यहां पर अब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो एक फेरे का जो आ रहा था उसको किससे गुणा कर दोगे? 10 से गुणा कर दोगे, क्योंकि सबके कारण दिशा तो सेम ही है। तो इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। समझ में आ रहा है? यदि कुंडली में किसकी संख्या n हो? फेरों की संख्या n हो, तो मैं यहां लिख रहा हूं यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नोट NI अपॉन 2R। समझ में आ गई बात? ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है क्या? म्यू नोट NI अपॉन 2R, n से गुणा कर दूंगा मैं इसको। क्लियर है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया किसके लिए? वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये लूप अगर कंप्लीट ना हो तो, आधा ही हो तो? कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ कैसे केस हैं? स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केसों के अंदर आपको क्या करना है कि मान लीजिए लूप केवल ऐसा है, बस आधा, और इसमें धारा भी बह रही है ये रही पूरे लूप के। बैटरी जुड़ी, मान लो इधर बैटरी लगा रहे हैं हम, बस ये तार यहीं से चलता है, यहां खत्म हो जाता है, यहां आपने क्या लगा रखी है? बैटरी है ही नहीं, ये कनेक्टिंग वायर है, इसको तार नहीं मान रहे हम। अब धारा तो बैटरी जोड़ोगे तभी बहेगी, ऐसे लटकते हुए तार में धारा कैसे बहेगी? समझ में आ रहा है? ये मान करके चलना है कि इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। लेकिन आप मुझे ये बताओ पूरे लूप के कारण कितना आता है? म्यू नोट आई अपॉन 2R। बोलो आधे के लिए कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा म्यू नोट आई, मतलब कुल मिलाकर 4R। ठीक है? अगर पूरी वृत्त की परिधि का केवल 1/4 हो, बताओ, पूरा वृत्ताकार लूप नहीं है, यहां से यहां तक है बस केवल ये, इस लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। पूरे के लिए होता है म्यू नोट आई अपॉन 2R, आधे के लिए होगा म्यू नोट आई अपॉन 4R, उससे भी आधे के लिए होगा म्यू नोट आई अपॉन 8R। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये आधे के लिए कितना होगा? पूरे के लिए देखो, पूरे के लिए म्यू नोट आई अपॉन 2R, आधे के लिए। तो आधे के लिए क्या कर दोगे? 1/2, पूरे का आधा कर दो,
तो 1/2 गुणा म्यू नोट आई बटे 2r, 2 गुणा 2 म्यू नोट आई अपॉन 4r। ठीक है, एक चतुर्थांश के लिए, एक चतुर्थांश के लिए इसका भी आधा कर दो, आधे का आधा चतुर्थांश होगा, तो इसका आधा कर दो, 1/2 गुणा म्यू नोट आई अपॉन 4r, 4 दूनी 8 म्यू नोट आई अपॉन 8r। अब ये तो ठीक है, चतुर्थांश तक तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो कोण दे रखा है, उसने ये कह दिया कि एक छोटा लूप है और इस लूप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। अब इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए केंद्र पर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, और इस चाप की लंबाई, पूरा वृत्त है ही नहीं, पूरा लूप है ही नहीं, लूप की चाप बन जाएगी, इस चाप की लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है। समझ में आ रहा है? अब कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला अपने को डराइव करना है। कुछ समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मूला डराइव कर रहा हूं मैं, कैसे करूं? उसी वाले सूत्र के अंदर जब हम करते थे तो मैं इसका भी एक अल्पांश लूंगा, और अगर ये पूरा वृत्त ना होगा तो फिर आप समाकलन ऑफ डीएल को किसके बराबर लिखोगे? एल के बराबर। बोलो हाँ या ना? ये पूरा वृत्त नहीं है, बस इतना ही है। तो जो आपने अल्पांश लिया था, वो अल्पांश अगर अल्पांश की लंबाई का समाकलन करेंगे तो वो पहले तो आता था 2πr के बराबर, अब आएगा केवल एल के बराबर। तो जो डेरिवेशन हमने किया है उसमें हम किसकी जगह लिख देंगे? डीएल 2πr की जगह क्या लिख देंगे? एल के लिए लिख देंगे। अब मेरे को जो इसमें और जो लेना है ना स्पेशल केस, वो केवल ये वाला है। कौन सा वाला स्पेशल केस? केवल मेरे पास में ये वाला है कि मेरे को सिर्फ किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है मेरे को? सिर्फ एक अल्पांश के लिए। तो स्पेशल केस यदि, क्या लिखूं मैं इसमें? मैं लिख रहा हूं यदि वृत्ताकार धारावाही लूप का, वृत्ताकार धारावाही लूप का केवल क्या हो? केवल यदि वृत्ताकार धारावाही लूप की केवल चाप हो, बस ऐसा लिख देंगे। और इसके लिए मैंने मान लिया कि ये चाप सिर्फ इतनी है और ये केंद्र पर कितना कोण बनाती है? थीटा। और यहां से ये त्रिज्या कितनी हो गई? आर। और ये लंबाई केवल कितनी हो गई? एल। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डीबी बराबर आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4π, और यहां भी थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री, 90 रहेगा। और यहां लिखा था, यहां लिखेंगे क्या? डीएल, म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन नीचे क्या लिखेंगे? r²। क्लियर है? और इसका दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं? समाकलन ऑफ डीबी, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 4π r², और ये आ जाएगा समाकलन ऑफ डीएल। समझ में आया? और एक चीज और लिख लेंगे, यहां थीटा बराबर लिखूंगा मैं, चलो एल लिखू, एस बराबर आर लिखते हैं, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर आता है। अरे समतल कौन पढ़ा होगा ना 11th क्लास में? थीटा बराबर, हाँ, थीटा बराबर एस अपॉन आर, चाप बटे त्रिज्या। तो एल आ जाएगा मेरे पास, एल बराबर थीटा इंटू आर। बोलो हाँ या ना? अब मैं एल की जगह पुट करूंगा। अब मेरे को करना क्या है, इधर देखिए आप, समाकलन ऑफ डीबी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? क्या लिखूं इसकी जगह? बी। समाकलन ऑफ डीबी की जगह लिखूंगा मैं बी, और यहां लिख रहा हूं मैं म्यू नोट आई अपॉन 4π इंटू r², और ये लिखेंगे एल। यहां मैं लिख रहा हूं समाकलन ऑफ डीएल बराबर होगा एल। अरे सारी चाप ही कितनी लंबाई की है? एल की, इससे ज्यादा है ही नहीं। और एल की जगह पुट करेंगे थीटा, तो मैं लिखूंगा बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4π r² थीटा इंटू आर। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बी बराबर लिखेंगे म्यू नोट आई
अपॉन 4 पाई इंटू आर इंटू थीटा। क्लियर है? ये निकालेंगे, इस अल्पांश के लिए आया है ये। ठीक है, थीटा यहां हमेशा किस में रहेगा? थीटा यहां सदैव किस में पुट करना है? रेडियन में, ये ध्यान रखना है। थीटा यहां सदैव सदैव रेडियन में होगा। आपको इसको रेडियन में पुट करना है। और अब आप इससे किसी भी छोटे लूप के लिए निकाल सकते हैं। यहां पर अर्धवर्त के लिए निकालो, आधा वर्त देखो, पूरा वर्त कितना कोण बनाता है? 360। आधा कितना बनाएगा? 180। और 180 को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई। तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कट जाएगा, 4r आ जाएगा। निकाला था मैंने आधे लूप के लिए 4r, आधे लूप के लिए निकाला था 4r। अब चतुर्थांश के लिए आ जाओ। चतुर्थांश के लिए 8r आया था, याद है? 8r। चतुर्थांश के लिए थीटा पुट करोगे π/2, π/2 पुट करते 4 दूनी 8 और पाई से पाई कैंसिल। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप चतुर्थांश के लिए निकालो, आप 30 डिग्री के लिए निकालो, आप 45 डिग्री के लिए निकालो, लेकिन उसको डिग्री में नहीं पुट करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन? वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप पहले इसको कॉपी करेंगे फटाफट। पहले मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा 2-4 लाइनें,